नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की हम सभी लोग क्लासेस कर रहे हैं। तो इसके बाद संभवतः इसकी एक और क्लास होगी और फिर उसके बाद कंबाइन करके आपको रिवीजन क्लास के तौर पर उपलब्ध करा दी जाएगी और फिर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हम सभी लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक करीब कर लिया था, रिडक्स प्रभाव वगैरह हम लोगों ने देख लिया था। आज हम सभी लोग इमर्सन प्रभाव पर बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई सोर्सेस में मैंने देखा तो उसमें काफ़ी जटिल भाषा लिखी है, पर इसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि यह है क्या। PS1 PS सेकेंड ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे तौर पर इनसे प्रश्न बनते हैं। तो अच्छे से समझते हैं क्या है ये इमर्सन प्रभाव क्या है। तो रॉबर्ट इमर्सन तथा उनके साथियों के द्वारा, कौन, तो रॉबर्ट इमर्सन और उनके कुछ साथियों ने मिलकर के क्या करा, जब पौधे को 680 माइक्रोमीटर से अधिक की तरंगदैर्ध्य दी तब क्या हुआ, क्वांटमी उत्पाद में आकस्मिक कमी हुई। अच्छा, कल हमने परास के बारे में अच्छे से पढ़ा भी था पूर्व के लेक्चर में कि किसकी रेंज किसकी कहाँ तक है। ये देखिए, तो इसमें जो विजुअल स्पेक्ट्रम की रेंज कितनी है ये देखिए बनाती है इस स्पेक्ट्रम में। तो जो इसकी विजुअल स्पेक्ट्रम की रेंज आप देखेंगे तो 390 से लेकर के 780 नैनोमीटर तक थी। 390 से जब कम होती थी तो परावैंगनी, 780 से जो अधिक होगी तो अवरक्त तरंगे थी। तो इन सब पर हम सभी लोगों ने बारी बारी से बात करा था। तो एक की और देख लेते हैं, जो लाल की लाल रंग की कितनी थी, ये सबसे अधिक होती है 660 से लेकर के 780 नैनोमीटर तक, ये लाल रंग की। अब आइए इमर्सन प्रभाव पर बात करते हैं। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब जब पौधे को 680 माइक्रोमीटर से अधिक की तरंगदैर्ध्य लाल रंग के क्षेत्र की दी जाती है तब क्वांटम उत्पाद में क्या होती है, आकस्मिक रूप से कमी होती है। चूँकि यह कमी जो है दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र में थी, इसीलिए इसे रेड ड्रॉप के नाम से जाना गया। तो अगर हम रेंज की बात करें, जो आपकी विजुअल स्पेक्ट्रम की रेंज अभी हमने बात करी उसमें 680 माइक्रोमीटर से अधिक की दी गई, तो जो कि लाल रेंज के अंतर्गत, लाल रंग के परास के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वांटम उत्पाद में हमें कमी देखने को मिली। चूँकि यह लाल क्षेत्र में था इसलिए इसको रेड ड्रॉप कहा गया। अच्छा, अगली शर्त क्या रही, रॉबर्ट इमर्सन तथा उनके साथियों ने यह भी देखा कि 680 माइक्रोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य के साथ कम तरंगदैर्ध्य भी दी जाए तब क्वांटम उत्पाद की कमी दूर करके उसे बढ़ाया जा सकता है। तो पहली सिचुएशन में क्या रहा, 680 माइक्रोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य प्रदान करी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में क्या रहा, 680 माइक्रोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य के साथ में 680 माइक्रोमीटर से कम की तरंगदैर्ध्य भी दी गई। तो उन्होंने क्या देखा, जो क्वांटम उत्पाद में कमी जो यहाँ पर हुई थी, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, जो इसमें कमी हुई थी इससे अधिक मात्रा में तरंगदैर्ध्य को देने से यहाँ पर उसकी कमी को दूर किया गया 680 माइक्रोमीटर से कम की तरंगदैर्ध्य को प्रदान करके, ठीक है। कमी को क्या करा गया, दूर कर दिया गया, जिससे उसे जो उसका उत्पाद है उसको बढ़ाया जा सकता है। दोनों तरंगदैर्ध्य साथ साथ देने से प्रकाश संश्लेषण की दर अलग अलग दी गई, तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के दर में वृद्धि की इस घटना को क्या कहा गया, इमर्सन प्रभाव कहा गया या फिर संवृद्धि प्रभाव कहा गया। तो पहली सिचुएशन क्या रही, पहली सिचुएशन में दोस्तों रॉबर्ट इमर्सन तथा उनके सहयोगियों द्वारा 680 माइक्रोमीटर से अधिक की तरंगदैर्ध्य प्रदान करी गई। अगली सिचुएशन क्या रही, अच्छा, जब 680 माइक्रोमीटर से अधिक की तरंगदैर्ध्य प्रदान करी गई तो क्वांटम उत्पाद में कमी देखने को मिली। वहीं अगली सिचुएशन में उन्होंने 680 माइक्रोमीटर के साथ साथ अधिक अर्थात अधिक तरंगदैर्ध्य के साथ साथ कम तरंगदैर्ध्य भी दी। तो जो पहली वाली सिचुएशन के अंतर्गत जो कमी आई थी उसको सेकेंड सिचुएशन में बढ़ा दिया गया, उसके उत्पाद को, उसका उत्पाद में उसे वृद्धि देखने को मिली। वही कह रहा है कि दोनों तरंगे साथ साथ देने से प्रकाश संश्लेषण की दर अलग अलग दी गई तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। अलग अलग देने की अपेक्षा अगर आप साथ में देते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की जो वही जो तरंगदैर्ध्यों की यहाँ बात हो रही, तो उत्पादन में जो उत्पाद होता है वो अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के दर की वृद्धि की इस घटना को क्या कहा गया, इमर्सन प्रभाव कहा गया। अच्छा, अब इसके अंतर्गत दो वर्णकों के बारे में उल्लेख किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन वर्णकों को समझते हैं हम सभी लोग, क्या है ये। तो इमर्सन ने अपने जो भी प्रयोग करे उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने यह देखा कि प्रकाश का अवशोषण करने के लिए वर्णकों के कम से कम दो समूह हैं जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं। वो जो वर्णक हैं प्रकाश का अवशोषण करने वाले, कम से कम उसके दो समूह हैं, ठीक है।
एक समूह के वर्णक को, जो एक समूह का वर्णक है उसको लघु तरंग दैर्ध्य अवशोषित करते हैं, वहीं दूसरे समूह के वर्णक दीर्घ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। वर्णकों के समूह को क्या कहा गया? फोटो सिस्टम कहा गया, या फिर वर्णक तंत्र कहा गया, या वर्णक तंत्र फर्स्ट या वर्णक तंत्र सेकंड के नाम से इसको जाना गया। अब आइए हैं कौन कौन, तो इनको समझते हैं बारी बारी से। वर्णक तंत्र फर्स्ट की अगर हम बात करें, 680 माइक्रोमीटर से लघु तरंग दैर्ध्य जो 680, जो आपका पिगमेंट वन है, कह सकते हैं कि जो पिगमेंट सिस्टम वन है, जो पिगमेंट सिस्टम जो आपका वन है, 680 माइक्रोमीटर से लघु और दीर्घ दोनों तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है। जो PS1 है आपका, वो 680 माइक्रोमीटर से अधिक और कम दोनों तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने का कार्य करता है। इसमें मुख्य वर्णक कौन कौन से हैं? तो क्लोरोफिल ए 670, ये पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल ए 670, 683, 695, कौन कौन सा? तो आपका इसके अंतर्गत कौन कौन से हो गए? 670, ठीक है, 683, 695, ये आपके हो गए फोटो सिस्टम वन के अंतर्गत, पिगमेंट सिस्टम वन के अंतर्गत, ठीक है। और कैरेटनॉइड आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका PS1 में कौन कौन से हो गए? 670, 683, 695 के साथ कैरेटनॉइड हो गया। अब पिगमेंट सेकंड में देखते हैं क्या है। पिगमेंट सिस्टम जो सेकंड है, इसमें 680 माइक्रोमीटर से लघु तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने का कार्य करता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो PS1 है वो क्या करता है? लघु तथा दीर्घ दोनों को अवशोषित करता है, जबकि जो PS सेकंड है वो सिर्फ लघु को अवशोषित करता है। जो आपका PS1 है वो क्या करता है? लघु तथा दीर्घ दोनों प्रकार के तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने का कार्य करता है। PS सेकंड क्या करता है? सिर्फ लघु का अवशोषण करता है। सिर्फ लघु को अवशोषित करता है। जो लघु तरंग दैर्ध्य होती हैं, इसके अंतर्गत 673 हो गए आपके, और फाइकोबिलिन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल बी और फाइकोबिलिन है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अच्छा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से आपको याद हो जाए, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। तो इमर्सन प्रभाव है क्या? रॉबर्ट इमर्सन तथा उनके साथियों के द्वारा 680 माइक्रोमीटर से अधिक की तरंग दैर्ध्य जब प्रदान करी गई, तो जो क्वांटम उत्पाद है उसमें कमी देखी गई। वहीं अगली सिचुएशन में क्या करा गया? 680 माइक्रोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के साथ साथ उससे कम तरंग दैर्ध्य भी दी गई, जिससे जो क्वांटम उत्पाद में कमी हुई थी उसमें वृद्धि हुई देखने को मिली। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों तरंग दैर्ध्यों को साथ साथ देने से प्रकाश संश्लेषण की दर अलग अलग दी गई तरंग दैर्ध्यों की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप साथ में दोनों तरंग दैर्ध्यों को देते हैं, जो उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो अधिक होती है, बजाय अलग अलग देने से। तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि की इस घटना को क्या कहा गया? इमर्सन प्रभाव कहा गया। अब इसके अंतर्गत दो दो PS सिस्टम जिम्मेदार रहे। तो PS सिस्टम वन में लघु तथा दीर्घ जो 680 माइक्रोमीटर से अधिक की और 680 माइक्रोमीटर से कम की दोनों प्रकार की तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण हुआ। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्णक शामिल रहे? तो क्लोरोफिल A 670, 683, 695, वह कैरेनोइड फोटो सिस्टम वन के अंतर्गत शामिल रहे, ठीक। वहीं जो फोटो सिस्टम सेकंड की हम बात करते हैं, तो इसमें 680 माइक्रोमीटर से लघु तरंग दैर्ध्य अवशोषित करते हैं। केवल इसके अंतर्गत लघु तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण होता है। और अगर कुछ मुख्य वर्णकों की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए 673, फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल बी, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वांटासोम है क्या? तो जो भी जरूरी होगा उतना ही पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण होगा। अगली हमारी हेडिंग कौन सी है दोस्तों? क्वांटासोम। दो वर्णक तंत्रों के वर्णक अत्यंत छोटी और प्रकाश संश्लेषण की दर से स्वतंत्र इकाई में पाए जाते हैं। तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट उसका पार्क और बिगिंस ने इन्हें क्लोरोप्लास्ट से अलग करने का कार्य किया था, क्वांटासोम नाम दिया, ठीक है। प्रत्येक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के लगभग, अच्छा आप चाहें तो आप वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं। मैं जितना जरूरी है जो एग्जाम के लिहाज से, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। बाकी आप समझने के लिए अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वांटासोम में प्रत्येक जो क्वांटासम होता है उसमें क्लोरोफिल के लगभग 230 अणु और कुछ अन्य वर्णक कैरोनॉइड के अणु होते हैं। ये पूछा गया है कि क्वांटासोम में क्लोरोफिल के लगभग कितने अणु होते हैं? 230 अणु होते हैं।
और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, तो 20 लाख होता है। ठीक। अच्छा, जो आपका यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ छूट गई है, जैसे इसका PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र क्या है, P700 है। ठीक है, क्या है, P700, ये देख पा रहे हैं आप। जो वर्णक तंत्र फर्स्ट है, इसका अभिक्रिया केंद्र क्या है, तो P700, और इसका अभिक्रिया केंद्र क्या रहेगा, P680 रहेगा। ये पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिए। फोटो सिस्टम सेकंड का जो अभिक्रिया केंद्र क्या है, P680 रहा। वहीं फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र है, P700। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक प्रक्रम क्या है, तो दो वर्णक तंत्र अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को अवशोषण करते हैं। अभी हमने बात करी, समझे भी अच्छे से। इन्हें प्रकाश तंत्र वन, प्रकाश तंत्र सेकंड कहते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन वर्णक तंत्रों द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग ATP व NADPH के उत्पादन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ATP बनने के इस प्रक्रम को प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ATP बनने का यह क्रम है, उसको प्रकाश फास्फेटीकरण कहा जाता है। अब प्रकाश तंत्र वन के फास्फेटीकरण को, जो प्रकाश तंत्र आपका वन है, फोटो सिस्टम वन है, ये देखिए, इसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। ठीक है। ATP बनने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, प्रकाश फास्फेटीकरण कहा जाता है। और जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, उसको हम सभी लोग चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। और जो प्रकाश तंत्र सेकंड है, उसको हम सभी लोग अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों ही प्रकाश तंत्रों में ATP का निर्माण होता है। जो दोनों प्रकाश तंत्र आपके हैं, उसमें ATP का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिहाज से, कि जो दो प्रकाश तंत्र आपके दिए गए हैं, उसमें ATP का तो निर्माण दोनों में होता है, परंतु NADPH का जो निर्माण होता है केवल और केवल प्रकाश तंत्र वन में प्रकाश तंत्र सेकंड में होता है। ठीक है। तो अगर हम PS1 की बात करें, PS1, तो ATP तो दोनों में बनेगा दोस्तों। ठीक है। और PS सेकंड जो आपका है, इसमें ATP के साथ साथ क्या बनता है, NADPH बनता है। तो भाई कह रहा है कि दोनों ही प्रकाश तंत्रों में ATP का निर्माण होता है, ये देख लीजिए। और जो NADPH है, उसका निर्माण केवल और केवल किसमें होता है, PS सेकंड में होता है। इस प्रक्रिया में जल से प्राप्त इलेक्ट्रॉन NADP को, जो ये संपूर्ण यह प्रक्रिया है, इसमें जल से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, वो NADP से संयुक्त होकर के अपना जो NADPH है, इसमें अपघटित होते हैं। जल में NADP को इलेक्ट्रॉन के अभिगमन में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। तो जल से जो NADP का इलेक्ट्रॉन का जो अभिगमन होता है, उसमें प्रकाश PS1 PS सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अभिगमन का जो यह मार्ग होता है, यह अंग्रेजी के अक्षर जेड के समान होता है, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझते हैं। जो PS1 है, उसको चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, जबकि PS सेकंड को अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण कहा जाता है। अच्छा, अब ATP का निर्माण तो PS1 तथा PS सेकंड दोनों में होता है, किंतु जो NADPH है, उसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ ATP के साथ साथ NADPH का PS सेकंड के अंतर्गत होता है। अच्छा, जल से जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो NADP को NADPH में अपघटित करने का कार्य करते हैं। और जल से जो NADP के को इलेक्ट्रॉन के अभिगमन में, जो कहने का तात्पर्य, जो जल से जो आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, वो क्या होंगे, NADP को अब NADP का जो NADPH में अपघटन होता है, उसके लिए PS1 PS सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अभिगमन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया में, जल के अपघटन की संपूर्ण प्रक्रिया में PS1 PS सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो यह मार्ग होता है, अंग्रेजी के अक्षर जो आपके जेड होता है, उसके समान होता है। तो इसीलिए इसको जेड स्कीम भी कहा गया। अब चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, इसके अंतर्गत जितना इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ते हुए चलेंगे। चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में केवल और केवल प्रकाश तंत्र वन भाग लेता है। इस प्रकाश तंत्र का P700 जो वर्णक अणु है, वो लाल रंग की तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने का कार्य करता है, जिससे वह उत्तेजित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको याद रखिए, बस ऐसे पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन P430 वर्णक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और आयरन सल्फर युक्त प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही है। अब जो ये आपकी हम चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण की जो प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है,
चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है एटीपी के कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण के जो अंतिम उत्पाद हैं वो क्या है? तो एटीपी के 2 अणु हैं दोस्तों। चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण के अंतिम उत्पाद क्या है? एटीपी के 2 अणु हैं। अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण क्या है? तो इसमें PS1 और PS2 दोनों भाग लेते हैं। इसमें प्रकाश तंत्र सेकंड के क्लोरोफिल H680 के इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, और इन्हें सर्वप्रथम प्लास्टोक्विनोन नामक पदार्थ ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? तो जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होते हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में, उनको ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? तो प्लास्टोक्विनोन नामक पदार्थ सर्वप्रथम इसको ग्रहण करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे इधर नजर डालते हैं तो देख पा रहे होंगे कि चक्रीय तथा अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण की तुलना करने से हमें यह प्राप्त होता है कि चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण से 2 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। जब हम अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण की बात करते हैं तो उसमें एटीपी का 1 अणु ऑक्सीजन के अतिरिक्त NADPH2 के 2 अणु में प्राप्त होते हैं। तो चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण का जो अंतिम उत्पाद है क्या है? एटीपी के 2 अणु हो गए आपके। वहीं जो अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण का अंतिम उत्पाद क्या है? एटीपी का 1 अणु हो गया, वो 1 अणु हो गया आपका, ऑक्सीजन हुई हो गया और NADPH2 हो गया। तो अचक्री में क्या प्राप्त हुआ आपको? चक्री में आपका हो गया एटीपी के 2 अणु। अचक्री में क्या हो गया? एटीपी का 1 अणु हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया आपका और NADPHT के 2 अणु हो गए। तो इसको याद रखिए, बहुत ही जरूरी है। चक्रीय जो आपका चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण की प्रक्रिया उसमें एटीपी के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं अंतिम उत्पाद के रूप में। वहीं जो अचक्रीय एटीपी है, अचक्रीय जो प्रकाश फास्फेटीकरण है उसके अंतर्गत एटीपी और ऑक्सीजन और NADPH2 के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चक्रीय तथा अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में हम तुलना करते हैं, तो इसको याद रखिए आप। तो आइए नज़र डालते हैं कैसे क्या चीज़ें समझनी है आपको। इसमें इलेक्ट्रॉन जो आपका अचक्रीय और चक्रीय है, ये देखिए, ये आपके लक्षण हो गए इधर अचक्रीय और चक्रीय की कौन कौन सी विशेषता है। तो अचक्रीय जो प्रकाश फास्फेटीकरण उसका जो इलेक्ट्रॉन का पथ है कैसा होता है? नाम से ही अचक्रीय तो अचक्रीय होता है, और इधर चक्रीय तो चक्रीय होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पथ आपसे पूछा जाता है तो दोनों में उसके नाम के हिसाब से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन दाता अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में कौन है? जल है। जबकि चक्री की अगर हम बात करें तो PS1 है, ठीक है। वहीं अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? तो NADP है अचक्री के अंतर्गत, और इधर PS1 आपका हो गया। और PS1 का जो मुख्य अभिक्रिया केंद्र क्या है? तो PS700 है, ठीक है। उत्पाद क्या हो गया? ATP का 1 अणु और NADPH2 के 2 अणु चक्री के उत्पाद हो गए। इसमें केवल और केवल ATP तथा ऑक्सीजन बनता है। और भाग लेने वाले प्रकाश तंत्र कौन कौन से हैं? इसमें अचक्री में आपके दोनों प्रकाश तंत्र PS1 PS2 दोनों भाग लेते हैं, और इसके अंतर्गत प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हमने बता दिया कि चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण से 2 ATP के अणु प्राप्त होते हैं, और अचक्री से क्या होता है? ATP ऑक्सीजन और NADPH2 प्राप्त होता है हमें। एक बार फिर से इसकी तुलना मैं आपको दोहराई दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तो अचक्री चक्री में अगर इलेक्ट्रॉन का पथ आपसे पूछा जाता है तो नाम के हिसाब से हो जाएगा। अचक्री में प्रथम इलेक्ट्रॉन दाता कौन है? तो अचक्री में प्रथम इलेक्ट्रॉन दाता जल है। वहीं चक्री में कौन है? तो PS1 है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है अचक्री में? NADP है। और चक्री में कौन है? PS1 है। उत्पाद बहुत ही इंपॉर्टेंट
तो एटीपी और NADPH2 आचक्री के अंतर्गत बना, जबकि चक्री के अंतर्गत केवल एटीपी बना व ऑक्सीजन बना। भाग लेने वाले प्रकाश तंत्र कौन कौन से? प्रकाश तंत्र 1, प्रकाश तंत्र सेकंड, दोनों भाग लेते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में। और जब प्रकाश तंत्र 1 की बात हो तो सिर्फ चक्री के अंतर्गत वह स्वीकृत किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में 18 एटीपी तथा 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें कुल कितने एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है? तो 18 एटीपी के अणु आवश्यक होते हैं। वहीं 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के पौधों में मुख्य रूप से अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण होता है। जो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें अगर हम बात करें किस प्रकार का आपका फास्फेटीकरण पाया जाता है, तो अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण पाया जाता है। चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसमें चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण उपस्थित रहता है, तो बैक्टीरिया में। और जो उच्च श्रेणी के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण पाया जाता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण केवल तभी सक्रिय होगा, वैसे तो आमतौर पर अचक्रीय पाया जाता है, किंतु अगर जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं उसमें अगर चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण तब पाया जाएगा जब प्रकाश तंत्र जो सेकंड होगा क्या होगा? निष्क्रिय होगा। और यह दशा कब उत्पन्न होगी? जब केवल और केवल 680 नैनोमीटर से अधिक की तरंगदैर्ध्य उपलब्ध हो। तो आप इतना याद रखिए कि चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में। और उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उसमें अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण पाया जाता है। इतने से आपका काम चल जाएगा। ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का अभिगमन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों में होता है। देखिए कुछ फैक्ट याद रखिए, बाकी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप रोक के भी पढ़ सकते हैं वीडियो को। और फैक्ट को याद करने के लिए उसके पीछे की कहानी भी पता होना चाहिए, तभी आप उसको याद कर पाएंगे, न वरना पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। एटीपी का संश्लेषण श्वसन प्रकाश संश्लेषण में होता है। क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन का अभिगमन कहाँ होता है? थैलेकॉइड में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का अभिगमन आमतौर पर कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में की झिल्लियों में होता है। जब क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का अभिगमन कहाँ होता है? थैलेकॉइड में होता है। अच्छा, ये बिंदु आप ऐसे इस लाइन को एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का जो संश्लेषण होता है, रसायन प्रासरण, देख पा रहे हो कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का जो संश्लेषण होता है किस विधि के द्वारा होता है? तो रसायन प्रासरणी क्रियाविधि के द्वारा होता है। यह परिकल्पना जो किसके द्वारा प्रस्तुत करी गई थी? तो पीटर माइकल के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी, जिसके लिए उन्हें 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो प्रकाशिक अभिक्रिया संपूर्ण हो गई। अब हम सभी लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन को समझते हैं अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज अथवा स्टार्च में क्या होता है? अपचयन होता है। तो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो आपकी है, वो ग्लूकोज में परिवर्तित होती है या फिर स्टार्च में परिवर्तित होती है। तो वही कह रहा है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज या फिर स्टार्च में क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं होती कहाँ हैं? तो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती हैं। और जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया दोस्तों कहाँ होती है? ग्रैना में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैना में होती है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु यह प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अपचयन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न एटीपी व NADPH2 से प्राप्त होती है। तो इसको समझते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? जो आपकी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, सबसे पहली बात तो यह
यह प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि प्रकाश उपस्थित हो तो यह क्रिया नहीं हो सकती। यह प्रकाश से स्वतंत्र है, चाहे उपस्थित हो चाहे ना हो, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, किसमें, ग्लूकोज या फिर स्टार्च में अपचयन होता है। यह क्रिया संपन्न होती कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा या प्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है। जबकि जो आपकी प्रकाशिक अपक्रिया उस पर हम सभी लोगों ने विस्तार पूर्वक बात करी, वह संपन्न होती कहाँ है, वो ग्रेना में संपन्न होती। कह रहा है कि इसमें प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है, परंतु अच्छा इसमें होता क्या है, तो जो आपकी प्रकाशिक अपक्रिया में एटीपी व NADPH2 बनते हैं। आपकी जो अभी लाइट रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें अब ये देखा हम सभी लोगों ने कि उसमें एटीपी व NADPH2 बनती है। अच्छा, इसी एटीपी और NADPH2 का होता क्या है, उपयोग होता है अप्रकाशिक अपक्रिया में। देख पा रहे होंगे ये वही कह रहा है कि प्रकाश अपक्रिया में उत्पन्न जो आपका एटीपी व NADPH2 है उसका क्या होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के में इसका इस्तेमाल होता है। अप्रकाशिक अपक्रिया को संक्षेप पूर्वक दर्शाया गया, ये रिएक्शन है, रिएक्शन आपके किसी काम की है नहीं। अब केल्विन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट, हैच और स्लैग चक्र बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितना जरूरी होगा उतना पढ़ते चलेंगे। ये पूछा गया है दोस्तों कि केल्विन तथा उनके सहयोगियों के द्वारा किस चीज़ का अपने प्रयोगों में इस्तेमाल करा गया, किस प्रकार के शैवालों का, तो क्लोरेला और सिंडेस्म के द्वारा, क्लोरेला और सिंडेस्म नामक जो शैवाल हैं इनका इस्तेमाल करा गया, किसके द्वारा, केल्विन के द्वारा। किस प्रकार के रेडियो एक्टिव का प्रयोग करा उन्होंने, तो कार्बन 14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में रखा गया। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस रेडियो एक्टिव का उन्होंने इस्तेमाल करा, तो का से केल्विन, का से कार्बन 14, ऐसे याद रखिए, ठीक है। बहुत छोटे अंतराल पर उनमें बनने कार्बन यौगिक की पहचान कार्बन की रेडियो धर्मता के आधार पर करी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखिए किस प्रकार के शैवालों का, तो क्लोरोला और सिंडेस्म। वहीं किस रेडियो एक्टिव का, तो कार्बन 14 का उन्होंने इस्तेमाल करा। अब इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयोगों के आधार पर जो केल्विन महोदय के द्वारा जो प्रयोग करेंगे उन्होंने उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकले कि कार्बन डाइऑक्साइड को सर्वप्रथम ग्रहण करने वाला पदार्थ एक कांच का 5 कार्बन युक्त रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट है, RuBP। 5 कार्बन से युक्त RuBP है, ठीक। तो रुबलोस 1,5 बाईफास्फेट, ये हो गया 5 कार्बन से अणुओं से युक्त हो गया जो कार्बन डाइऑक्साइड को सर्वप्रथम ग्रहण करने का कार्य करता है। तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले पहले स्थिर यौगिक की पहचान 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में करी गई। 3 कार्बन परमाणुओं से युक्त होता है यह। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, तो 5 कार्बन यौगिक वाला जो आपका एक रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट है वह हो गया। और जो प्रकाश संश्लेषण से बनने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन सा है, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड है जो 3 कार्बन परमाणुओं से युक्त है। यहाँ देखिए रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए जाने पर केल्विन चक्र क्या होता है, आरंभ हो जाता है। तो रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है तो केल्विन चक्र क्या होता है, आरंभ हो जाता है। इसके मुख्य 3 चरण हैं, कौन कौन से, कार्बोक्सिलीकरण, ग्लाइकोटिक उत्क्रमण और रिबुलोस बाईफास्फेट का पुनर्जनन, ठीक। ये इसके 3 प्रमुख चरण हैं, कार्बोक्सिलीकरण, ग्लाइकोलिटिक उत्क्रमण और रिबुलोस बाईफास्फेट का पुनर्जनन। तो इसमें पूरी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, जितना जरूरी होगा वो पढ़ेंगे, ऊपर का बहुत जरूरी था। कार्बन डाइऑक्साइड का किसी यौगिक के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। ये इसका प्रथम चरण है। कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलोस RuBP के साथ मिलकर के एक अस्थायी कार्बन, ये पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलोस बाईफास्फेट का साथ मिलकर के एक अस्थायी 6 कार्बनिक यौगिक बनाती है। इस क्रिया में RuBP कार्बोक्सिलेस अथवा रुबिस्को नामक एंजाइम काम में आता है। ये पूछा गया कि कितने कार्बन से युक्त उसका निर्माण किया उन्होंने, कंपाउंड जो बना कितने कार्बन अणुओं से बना, तो 6 कार्बन यौगिक वाला कंपाउंड है। इसमें कौन सा आपका जो एंजाइम काम आया, तो RuBP कार्बोक्सिलेज अथवा रुबिस्को नामक एंजाइम इसमें इस्तेमाल होता है। ये देख रहे हैं, ये देखिए 6 कार्बन यौगिक अस्थायी होता है। जो यहाँ पर 6 कार्बन यौगिक आप देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिबुलोस बाईफास्फेट के साथ मिल करके क्या करती है, 6 कार्बन यौगिक वाला कंपाउंड बनाती है।
तो जो ये 6 कार्बन यौगिक वाले जो कंपाउंड हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और इसका प्रत्येक जो अणु होता है शीघ्र ही 3 कार्बन वाले फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणुओं में टूटता है। जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी RuBP से मिलती है जब, तो 6 कार्बन वाले यौगिक का निर्माण करती है। हालांकि यह अस्थायी होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यह 3 कार्बनिक यौगिक वालों में जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है उसमें टूट जाता है, उसके 2 अणुओं में टूटता है। इस प्रकार 6 कार्बन यौगिक के क्या होता है, इस प्रकार 6 कार्बन यौगिक के 6 अणुओं में फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणुओं का निर्माण होता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला पहला स्थिर स्थायी उत्पाद कौन सा है, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है। अब आइए सेकंड ये देखिए, ग्लाइकोलिटिक सेकंड चरण क्या है। इस प्रक्रिया में फास्फोग्लिसरिक एसिड जो आपका PGA है, ATP के अणुओं का उपयोग करके फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, प्रथम स्थायी उत्पाद है। जो ग्लाइकोलिटिक में को क्या हुआ, ATP के अणुओं के साथ मिलकर के फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना देता है। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अंतिम रूप से शर्करा में परिवर्तित होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन में होने वाली ग्लाइकोलिसिस के क्रिया के क्या है, विपरीत है। ये कुछ रिएक्शंस आपके काम की है नहीं, बाकी जो जरूरी होगा तो क्वेश्चन के अंतर्गत हम सभी लोग कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद पर बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। जो आपका फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को प्रकाश संश्लेषण का अंतिम स्थायी उत्पाद माना जाता है। अभी हमने बात करी कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम स्थायी उत्पाद है क्या, तो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। इससे सामान्यतः अनेक प्रकार की शर्करा जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि बन सकती हैं। अतः फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के स्थान पर हेक्सोज शर्करा को परंपरागत दृष्टि से अंतिम उत्पाद माना जा सकता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद स्थायी क्या है, तो हेक्सोज शर्करा भी आप सही कर सकते हैं। और जो आपकी हेक्सोज शर्करा है वो मंड में परिवर्तित हो जाती है, पौधों में संचित रहती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हेक्सोज शर्करा के अतिरिक्त वसा, प्रोटीन भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश तथा अप्रकाशिक अपक्रिया में संबंध। तो ये ऑक्सीजन का विमोचन है, इसको समझते हैं क्या है ये। जब जल का अपघटन होता है, जो जल होता है उसका अपघटन होता है, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन भी विमुक्त होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया के लिए NADPH2 का निर्माण करते हैं। और जो प्रकाश अपक्रिया में जल अपघटन के फलस्वरूप NADP के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है तो ये क्या होता है, NADPH2 का निर्माण करता है। तो प्रकाश अपक्रिया की जो प्रकाश अपक्रिया है दोस्तों, उसका जब जल अपघटन होता है तो क्या होता है, उसमें NADP के साथ जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त होते हैं, वो मिल करके NADPH2 का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अप्रकाशिक क्रिया में हेक्सोज शर्करा के एक अणु के संश्लेषण से 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जो अप्रकाशिक अपक्रिया है उसमें हेक्सोज शर्करा जो होती है उसके एक अणु के संश्लेषण के लिए 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। और PS1 और PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन अभिगमन की क्रियाओं से ATP के अणु बनते हैं। हालांकि थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट अथवा हेक्सोज शर्करा एक अणु के संश्लेषण के लिए अप्रकाशिक अपक्रिया में 18 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। प्रकाश अपक्रिया में निर्मित 12 NADPH2 और 18 ATP का उपयोग अप्रकाशिक अपक्रियाओं में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए। प्रकाश अभिक्रिया में निर्मित 12 NADPH2 और 18 ATP का उपयोग जो होता है अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था। तो आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं, संभवतः एक क्लास और होगी इसकी, और आपका जो प्रकाश संश्लेषण समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सभी लोग कुछ जरूरी क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके आगे श्वसन को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।